सास को माँ मत बना। वनिता बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। उसके माँ बाप ने कभी भी उसे कुछ भी पहनने ओढ़ने से नहीं रोका, ना ही कहीं आने जाने से। वनिता की माँ उससे हर बात करती थी, अच्छी बुरी, रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस, जिसे सुन सुनकर वो एक नंबर की पंचायता लड़की हो चुकी थी। माँ बेटी दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ज्यादातर ससुराल मायके से अलग होता है। अब वनिता की शादी हो जाती है सुमित से, और शादी के बाद मैंने तो सोचा था शादी के बाद सासू माँ मेरे साथ रहेंगी, लेकिन वो तो जॉब पर चली जाती है। हाँ, माँ तो शुरू से ही वर्किंग रही है। हमारे घर पे तो सभी वर्किंग है। अब देख लो, घर पे अकेले तुम्हारा मन लग जाएगा, नहीं तो तुम भी कोई काम शुरू कर दो। तुम्हारी माँ से मुझे क्या लेना देना? मेरा फैसला मेरे लिए है ना कि तुम्हारी माँ के लिए। तुम्हारी माँ को नौकरी नहीं करनी या करनी, ये उनका डिसीजन है। मैं तो घर में ही खुश हूं भाई। सुमित की माँ बहुत सीधी सादी और सरल औरत थी। वो अपनी नौकरी करती, घर देखती और पढ़ने लिखने के शौक को पूरा करती। लेकिन वहीं विनीता की माँ एक नंबर की पंचायती औरत। सारा दिन बेटी के घर पे घुसे रहना, आस पड़ोस के साथ रिश्तेदारों की सारी कहानियां बेटी को सुनाना उनका काम था। एक दिन, विनीता, क्या तुम सारा दिन फोन पे लगी रहती हो? कुछ प्रोडक्टिव काम करो बेटा, अपने समय को पॉजिटिव जगह लगाओ। फोन पे इधर उधर की बातें करके बस तुम अपना समय और जीवन बर्बाद कर रही हो। विनीता को आ जाता है सास पर गुस्सा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। पता है माँ, कल बुढ़िया मुझसे क्या कह रही थी? क्या कि अपना ध्यान किसी अच्छी चीजों में लगाओ। क्या मतलब है उसका? अगर मेरी बेटी मुझसे बात कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है? और कितनी अच्छी जगह अपना दिमाग लगाएगी। मुझे क्या, मुझे तो लगता है कि नौकरी करती है ना तो घमंड होगा नौकरी का। इसको कोई बताया, मैंने ऐसी कितनी नौकरियां करके छोड़ दी। देख, इसको ना ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत ना है और इससे थोड़ा बच के ही रहना। अब अगर कुछ बोलती है ना तो मैं तुझे बताऊंगी इसको क्या जवाब देना है। विनीता का पंचायती दिमाग यही नहीं रुकता। वो अपने पति से भी बैठकर सास की बुराई करती है, लेकिन फिर पति कहता है, देखो विनीता, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक बात समझाऊंगा। मेरी माँ को अपनी माँ समझो। जैसे तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें डांटती होगी ना, और सारा दिन फोन पे लगे रहना ठीक भी तो नहीं है। अगर माँ ने बोल भी दिया तो क्या गलत कर दिया। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जोर की नींद आ रही है। विनीता को अपनी सास से पहले से ही नफरत थी, लेकिन अब तो वो उनसे और भी नफरत करने लगती है। वो देखती है कि उसकी सास के रहन सहन में और उसकी माँ के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। अरे माँ, बुढ़िया ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, क्या बोले। मेरी सास ने ना हद कर रखी है, तुमको क्या पता। तुम तो कितनी सिंपल सी साड़ी पहनती हो, लेकिन वो पैंट शर्ट स्कर्ट सब पहनती है। अरे हम तो इज्जतदार लोग हैं, हम तो जिंदगी और बच्चों को बनाने में लगे रहे, उनकी तरह नहीं कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोगों में हमारी जिंदगी कैसे निकल गई पता ही नहीं चला बेटा। कभी काम करने का सोचा ही नहीं। वैसे पढ़े लिखे भी कम थे। तुम्हारी सास जैसी औरतें तो एक नंबर की प्रैक्टिकल होती है। इनको घर और बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपनी नौकरी चले और अपने ऐश। वहीं विनीता की सास ऊंचे पद पर काम करती थी। उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो आसपास के लोगों की पंचायत में पड़े। उनके घर जो भी लोग आते हैं उनसे काम के लिए ही आते। बड़े बड़े अधिकारी घर में उनसे फाइल साइन कराने या मीटिंग डिस्कस करने आते हैं। पता है, कल तुम्हारी माँ से मिलने का आदमी आया था, बड़ी देर तक कैबिन में बैठा रहा। उसके साथ चाय पर चाय चल रही थी इनकी। पता नहीं लैपटॉप पे कुछ देख रहे थे वो लोग। लगता है तुम्हें ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। मेरी माँ एक बड़े पद पर है और उनके नीचे कई लोग काम करते हैं। सभी माँ की बहुत इज्जत करते हैं और माँ से सलाह लेने आते हैं। ऑफिस का काम भी कई बार पेंडिंग होता है तो वो घर से ही करती हैं। ये लैपटॉप में ऑफिस का काम होता है, दूसरी कोई चीज नहीं, समझी? आगे से मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी माँ का सोच के बोलना। विनीता समझ जाती है कि सुमित को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विनीता को मन ही मन अपनी सास से जलन होती है। शायद वो उस जिंदगी को नहीं जी पा रही है जो उसकी सास जी रही है, या फिर वो देखती है कि उसकी माँ के आगे उसकी सास बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उनको दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने काम में लगी रहती है। अरे ठीक है ना, उस औरत ने कभी हॉल मोहल्ला तो देखा ही नहीं, आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार भी कभी घर पर झांकने आती नहीं। तू उस घर की बहू बनकर गई है, इन सारी चीजों को तू कैप्चर कर ले। पहले देख तेरे आसपास के लोग कैसे हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों को उसके बारे में भड़का और जरा उसको भी बदलने की कोशिश कर। बोल ये तेरा घर है, अब तो तू यहाँ आ गई है, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। वनिता चाहती तो बहुत है कि वो अपनी सास को कंट्रोल कर ले, लेकिन उसकी सास उसको भाव ही नहीं देती। उसके साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं होता कि विनीता सारा दिन क्या करती है।
रात को खाने की टेबल पर वो बैठते हैं तो अपने बेटे से सिर्फ काम की ही बातें डिस्कस करती है। क्या है ना, मेरी एक सहेली कल आ रही है खाने पर, तो मैं उसको घर बुला रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी सहेली आए तो नौकरों से बोलकर अच्छा खाना बनवा लेना, और हो सके तो कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे देना। हमारी तरफ से उसको सॉरी बोल देना कि हम उससे मिल नहीं पाए। चलो रात बहुत हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। सास विनीता को दो टुक जवाब देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन विनीता की सहेली जब घर आती है तो, क्या बात है, तू तो लेट हो गई, तुमने कहा था लंच पर आएगी और अब शाम होने आ रही है। यार क्या बताओ, सास के चक्कर में लेट हो गई। दिन का खाना देकर तैयार होके निकलने वाली थी तो बोली पीठ में तेल लगा दे, चोटी बना दे। सारा काम उनको तभी करवाना है जब भी उस बुढ़िया को पता चलता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। उसके ना 100 काम निकल आते हैं। वैसे तेरी सास नहीं दिखाई दे रही, सो रही है क्या? सो रही है। अभी तो मेरी सास को तू जानती नहीं है, वो तेरी मेरी तरह नहीं है, नौकरी करती है, बहुत ऊंचे पद पर है, मोटा पैसा कमाती है और मोटा पैसा उड़ाती भी है। शाकिन है भैया वो, हमारी माँ जैसी सिंपल नहीं है। बहू से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो काम और सिर्फ दिन भर ऑफिस का काम ही लगा रहता है। हम दोनों के बीच ना बात भी बहुत कम हो पाती है। तेरा अच्छा है यार, इतनी मस्त सास मिली है तुझे, घर पर होकर भी नहीं होती। अरे सास के बारे में क्या बोलूं तुझे, मैं तो ठीक करूंगी उसे। अरे घर है ये मेरा, कोई होटल नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कभी भी आई कभी भी गई। तभी वहां विनीता की सास आती है, जींस पैंट शर्ट और हाथ में पर्स लेकर, आंखों पे चश्मा, एकदम प्रोफेशनल औरत की तरह। विनीता की सहेली से कहती है, हाय डियर, हाउ डू यू डू। विनीता की सहेली खड़ी हो जाती है, उसको तो ऐसा लगता है जैसे घर की मालकिन आ गई हो और वो कोई नौकरानी हो। मैं अच्छी हूँ, अब सुनाइए, अभी आप ही की बात ही हो रही थी। अरे बस सब ठीक है, तुम दोनों बातें करो, हम फिर मिलते हैं, मुझे 2-4 ऑफिस के काम निपटाने हैं। ओके विनीता, अपनी सहेली को अच्छे से वेलकम करो। सास वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद विनीता की सहेली कहती है, अभी यार इतनी हाईफाई है ये, और तुझे अपने घर की बहू कैसे बना लिया इन्होंने? इसकी तो बहू को लेकर उम्मीद भी बहुत अलग होनी चाहिए, तू तो कहीं से उसकी बहू नहीं लगती यार। बुरा मत मानना, तेरी सास तो बहुत स्मार्ट है, तू इनकी आगे नौकरानी लग रही है। और कहाँ तो इनको कंपेयर अपनी माँ से कर रही है। हमारी माएं घरेलू घर में रहने वाली औरतें हैं, ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं जो पुरुषों से बाहर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हैं। ये सुनकर विनीता को गुस्सा आ जाता है। पहले ही सास की जलन में जल रही विनीता के तन बदन में आग लग जाती है। विनीता की सोच समझ अब उसके बस से बाहर चली जाती है। जलन की आड़ में वो इतनी जल रही थी कि उसे समझ में नहीं आता कि वो घर में सबसे बिहेव कैसे करे। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर, पता है तुम्हारी माँ ने कल रात को क्या किया? मेरी सहेली के आगे मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं क्या बताऊं। विनीता के मुंह से ये शब्द सुनकर माँ बेटा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मेरी माँ के कारण मैं हमेशा प्राउड फील करता हूं और तुम्हें शर्म आ गई, क्यों भला, मैं भी तो सुनूं। सास भी बहू के जवाब सुनने के लिए बेकरार थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसकी बहू की बेइज्जती हो गई। वो मेरी सहेली के आगे ऐसे कपड़े पहनकर आई, उससे फिर मेरा कितना मजाक उड़ाया। अरे अपने आप को अभी भी 16 साल की समझती है। घर पर कोई आया गया तब तो साड़ी सूट पहन ले, लेकिन नहीं, इनको तो पैंट पहनने का शौक है भाई। इनको बोल दो अगर घर पर रहना है तो कपड़े तमीज के पहने। बेटा कुछ कहने वाला था कि सास बेटे को इशारा करती है कि वो वहां से चला जाए। मॉम, मैं ये कह रहा था कि बेटा यहाँ पे मैं अकेले ही बात को निपटा लूंगी, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना तो निकल। हाँ ऑफिस के लिए देर हो रही है, यहाँ मैं अपनी बात रख रही हूँ और आप लोगों को मजाक लग रहा है। जवाब दीजिए, आप कुछ भी पहन के मेहमानों के सामने आ जाएंगी, ये यहाँ नहीं चलेगा, ये होटल नहीं है, ना ही कोई क्लब है। बेटे के जाने के बाद विनीता सोचती है कि सास कोई तो जवाब देगी, लेकिन सास तो कुछ भी नहीं कहती। वो नाश्ता खत्म करती है और ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर गाड़ी निकालो, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद मेरा एक जगह लंच है, वक्त से पहुंचना बहुत जरूरी है, चलो जल्दी। सास बहू को ये बताना चाहती थी कि उसकी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सास जाने के लिए खड़ी होती है तो विनीता गुस्से के मारे और लाल पीली हो जाती है। उसको अपनी बेइज्जती फील होती है कि उसने इतनी बातें कही, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरा मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने तो। अरे किसी ने कोई बात रखी, अगले से उसका जवाब तो दो, लेकिन नहीं, एटीट्यूड के मारे ये लोग पता नहीं कितना गिरेंगे। सास वहां से चली जाती है। शाम को सास घर आती है तो थोड़ी ही देर में वहां कुछ अधिकारी भी आते हैं। सभी के लिए चाय लेकर आ जाओ और कैबिन में दे देना।
बहू वहीं खड़ी थी। ये मेरा घर है, कोई ऑफिस नहीं है। सारा दिन गैर मर्दों का आना जाना यहाँ ठीक नहीं है। आपको जो भी काम करना है ऑफिस में करके आया करे। आसपास के लोगों को पता है कितना मजाक उड़ाते हैं आपका। और हाँ, यहाँ पे ना ये हुजूम लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे दिखाने की जरूरत है कि आप कितनी बड़ी अधिकारी हैं। और हम भी ना बहुत बड़े अधिकारी पद छोड़कर यहाँ बैठे हैं, समझिए आप। सास फिर भी विनीता की बातों पर गौर नहीं करती और अपने काम में लग जाती है। परेशान होकर विनीता एक बार फिर अपनी माँ को फोन करती है। अरे बड़ी मोटी चमड़ी की बनी है तेरी सास, जरा तो शर्म कर लेती। घर पर रोज रोज पराये मर्दों को बुलाने की क्या जरूरत है भाई, जब पता है कि आसपास के लोग बातें करते हैं। वैसे विनीता एक बात बता, तेरे आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं उसके बारे में? अरे पता नहीं माँ, अभी तो मैंने किसी से बात नहीं करी है, लेकिन अब लगता है आस पड़ोस में निकलना शुरू करूं, लोगों को भी बताऊं क्या चीज है ये। माँ मुझे ना नफरत होने लगी है इस औरत से। माँ के कहने पर विनीता अगले दिन पड़ोस में घूमने निकलती है, जहां उसे पड़ोसन मिलती है। अरे तुम आभा जी की बहू हो ना, कैसी है वो, दिखाई नहीं देती। बहू सोचती है अच्छा मौका है सास की बुराई करने का। जी मैं वही हूं, उनकी बहू। वैसे उनके बारे में क्या बोलूं, आपको तो पता ही है, सारा सारा दिन घर के बाहर रहती है। घर भी आती है तो 4 लोगों को लेकर आती है। ना खाना बनाने की चिंता, ना घर की साफ सफाई। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे क्यों नहीं समझेंगी खुद को कुछ, कितना कमाती है। बड़े बड़े अधिकारी सर झुकाते हैं उनके सामने। उनको क्या जरूरत है रसोई और घर की सफाई की। अरे बहुत बड़ी अधिकारी है, मेरे पति भी एक समय में उनके साथ काम कर चुके हैं। पता है इतनी समझदार महिला है, उनको काफी पुरस्कार भी मिले हैं। तुमको तो बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी सास से। ठीक तभी वहीं दूसरी पड़ोसन भी आ जाती है। सही बात है, उनको कभी नहीं देखा आस पड़ोस और घर में पंचायत करते। बेटे को भी उन्होंने कितना बड़ा अधिकारी बनाया है। तुम बहुत लकी हो जो तुमको इतना अच्छा घर मिला है। चलो हम लोगों को लेट हो रहा है, फिर मिलते हैं, बाय। विनीता को तो पड़ोसियों से कोई भी मसाला नहीं मिला। वो समझ नहीं पाती कि वो सास की बेइज्जती कैसे करे, कैसे सास से अपनी जलन का बदला ले। कहाँ उसकी सास आगे पीछे इतने लोग काम करते हैं, पैसा कमाने वाली स्मार्ट महिला है, ऑफिस आना जाना, किसी से कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ विनीता सारा दिन घर पर बैठे आसपास के पंचायत और पड़ोसी नाते रिश्तेदार की चिंता में मरती है। उसको अपनी जिंदगी से किसी भी तरीके से सास से बदला लेना है। एक दिन विनीता गुस्से के मारे खाने की टेबल पर, सुमित अपनी माँ को बोलो मेरे घर से बाहर निकले, मुझे इस तरह के तौर तरीके रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसे खबर भी है घर में क्या है क्या नहीं, लगता ही नहीं कि ये घर में रहती भी है। ना कभी किसी से बातचीत, ना आस पड़ोस की पंचायत, नाते रिश्तेदारों की कोई बुराई नहीं। अरे मुझे तो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी बताया नहीं। रसोई में क्या बन रहा है, क्या सड़ रहा है, कुछ नहीं पता इन्हें। मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। इन सब कामों के लिए हमारे घर पे नौकर चाकर है, तुम्हें भी किसी ने कहा नहीं कि तुम ये सब करो। आप बड़ी खुशी हो रही होगी ना आपको पति पत्नी के बीच में लड़ाई लगाकर। अरे क्यों निकल नहीं जाती मेरे घर से, मैं इन्हें रखना नहीं चाहती हूँ। कोई घर में से निकालो इसे, यहाँ से दफा करो, ये घर है कोई होटल नहीं है, 10 बार बोल चुकी हूँ मैं। जब विनीता का ड्रामा कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है तब उसकी सास बहुत ही शांत अंदाज में कहती है, वैसे तो मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर ही करती हूँ, मेरे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही दिन समझ चुकी थी कि तुम क्या हो। इस घर से निकालने की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगी कि इस घर पर पूरा मालिकाना हक मेरा है। प्रॉपर्टी के पेपर का ईमेल कर दूंगी जो मेरे नाम से है। बाकी अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम आराम से रहो, और अगर नहीं तो अपने वकील को बोलो कि मेरे वकील से बात कर ले। सुमित, तुम्हें क्या फैसला लेना है तुम्हारे ऊपर है। मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है, फिर मिलते हैं, बाय। माँ के जाने के बाद सुमित विनीता से कहता है, हमारे घर पर ये पंचायत, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं होता। हमारे घर पर हर एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है। तुमने जैसे मेरी माँ से बात की वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे जो मेरी माँ ने कहा कि अपने घर जाओ, या बाकी तुम्हारे वकील से हमारे वकील बात कर लेगा। वैसे तो मुझे तुमसे ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खुद शांति पसंद नहीं है। विनीता प्रॉपर्टी के पेपर देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा ना हो कि वो ना घर की रहे ना घाट की, क्योंकि पति भी साथ नहीं दे रहा है। विनीता सास के पास जाती है और पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी ना आपकी तरह बनने की कोशिश करूंगी, सच में, मुझे माफ कर दीजिए। अग्रवाल परिवार में जयशंकर अपनी पत्नी कामिनी, बड़े बेटे राहुल, छोटे बेटे गौरव और बहू मधु के साथ रहा करता था। गौरव की शादी कुछ ही समय में होने वाली थी,
सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन जयशंकर की वो लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, और उसका एक बड़ा कारण ये था कि घर की मालकिन कामिनी जी। गौरव, तू ये सजावट ठीक से कर रहा है या नहीं? तेरा टेस्ट तो हमेशा से खराब है। आप चिंता मत करिए, मैं देख रही हूँ ना। बस मिठाइयों का ध्यान रखना, मेहमानों के लिए सब परफेक्ट होना चाहिए। मधु, मुझे लग रहा है ये लाल रंग की सजावट अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? बिल्कुल मम्मी जी, ये रंग तो सबसे बढ़िया लगेगा। मुझे भी कोई काम बताओ, मैं भी करूंगा। जाओ, तुम जाकर नई चाची के लिए कोई अच्छा सा वेलकम कार्ड बनाओ। यस, अभी बनाता हूँ। अरे वाह, कितनी रौनक हो रही है आपके घर में, बहुत ही अच्छे से सजाया है। मम्मी जी, ये माला कहाँ रखनी है, यहाँ या फिर यहाँ? अरे मेरे सर पे। क्या मम्मी जी आप भी? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो। मेरे देवर की शादी बेस्ट होनी चाहिए। हाँ भाभी, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, आखिर मेरी शादी है। तुम फिक्र मत करो गौरव, सब कुछ परफेक्ट होगा। राहुल, मुझे लगता है कि लड्डू की जगह बालूशाही बांटनी चाहिए। मधु, आओ गुलाब जल लेकर आ जाओ ऊपर से। अरे वो तो मैं पहले ही ले आई थी, आप चिंता ना करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मधु, जरा ये सजावट देख लो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, बालूशाही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। हाँ पापा, हम सब देख लेंगे, आप अपना दिमाग ना लगाओ। अरे बाहर गेंदे के फूल की माला लगाना तो रह गया। हाँ हाँ, जल्दी करो अब। अरे मैं क्या कहता हूँ, जयशंकर को अपने ही घर में ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई बाहर वाला है, उसे कोई भाव ही नहीं देता था। शाम हुई और गौरव शादी की शेरवानी पहनकर तैयार हो गया। शेरवानी नीले रंग की थी और उस पर सुनहरी कढ़ाई थी। भाभी, शेरवानी कैसी लग रही है? बहुत ही शानदार। गौरव, तुम पर ना नीला रंग खूब जच रहा है। गौरव, मुझे लगता है कि कोई हल्का रंग जैसे सफेद या क्रीम होता ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता। पापा अब चुप रहो, आजकल नीले रंग का ट्रेंड है। हाँ पापा, गौरव सही कह रहा है। अब आप ना पुराने फैशन की बातें छोड़ दीजिए। बिल्कुल, हमें नए फैशन के हिसाब से चलना चाहिए। जयशंकर की बातों को अनसुना कर दिया गया। वो उदास होकर चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। राहुल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पापा अभी समय नहीं है, शादी की तैयारियों में बहुत काम है। हाँ मम्मी, अभी आया। राहुल बिना सुने ही आगे बढ़ गया। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई थी और अब प्रिया का गृह प्रवेश हो रहा था। पूरे परिवार और मोहल्ले वाले वहां जमा थे। अरे हटो यहाँ से, तुम्हें बीच में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने ही घर में मेरी कोई जगह नहीं है, बाहर वाले वहीं खड़े हैं और मैं साइड में। वाह। अब जब नई बहू की पहली रसोई का समय आता है तो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। बहू, पहली रसोई में खीर बना ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे खीर पसंद नहीं है, सूजी का हलवा बना लो। सूजी का हलवा भी कोई हलवा होता है? बनाना ही है तो गाजर का हलवा बनाओ। मम्मी, चाची से कहो ना कस्टर्ड बना ले। और ये सब छोड़ो, कुछ यूनिक बनाओ। चॉकलेट केक। ये भी कोई पहली रसोई में बनाने वाली चीज है? आप भी ना क्या बात करते हो। अरे हम सब अपना अपना बोले जा रहे हैं। बहू, तुम बताओ, तुम क्या बनाना चाहती हो? मुझे तो सब सही लगता है, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ। पापा जी ने नहीं बताया, पापा जी से पूछ लेती हूँ। अरे उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो सही लगे वो बना लो। पर अरे मम्मी सही कह रही है, तुम अपनी मर्जी का बनाओ, आज हम सब तुम्हारी पसंद की चीज खाएंगे। प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है कि इन लोगों ने उसके ससुर को ऐसे साइडलाइन क्यों कर रखा है। फिलहाल वो किचन में जाती है और थोड़ी थोड़ी हर चीज बनाकर लाती है। अरे वाह, तुमने तो सबकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आखिर पत्नी किसकी है? अरे आखिर बहू किसकी है? आहा, आखिर देवरानी किसकी है? वो सिर्फ मेरी चाची है। बिल्कुल सही, मैं सिर्फ रिंकू की चाची हूँ। अरे पापा जी कहाँ है, वो भी खा लेते। अरे उन्हें छोड़ो। कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी, वो भी हमारे घर का अहम हिस्सा है, बल्कि मैं तो कहूंगी सबसे अहम हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम उन्हें छोड़ो और खीर पर ध्यान दो। लेकिन अरे क्यों इतना फिक्र कर रही हो, वो आएंगे तो खा लेंगे, अगर कुछ बच गया तो। चाची, अब दादाजी के लिए अलग निकाल कर रख दो ना। हाँ, मैं यही करने जा रही थी। प्रिया सोचती है कि बड़ों से बेहतर तो ये बच्चा है जो कम से कम एक बूढ़े आदमी के बारे में सोच तो रहा है,
बाद में प्रिया ने गौरव से इस बारे में अकेले में बात की। ए जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ? मैंने महसूस किया है कि इस घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन पापा जी सबसे अलग रहते हैं और कोई उन्हें इंक्लूड भी नहीं करता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। पर मैं ये चीज इस घर में कदम रखने से लेकर अभी तक नोटिस कर रही हूँ। जब मेरा गृह प्रवेश हो रहा था उस समय भी मम्मी उन पर चिल्ला दी थी सबके सामने। मुझे काफी अजीब लगा था। हाँ, इतना उतना तो हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इतना मत सोचो, सो जाओ आराम से। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन वो आपके पिता है, इस घर के मुखिया है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। वो मेरे पिता है ना, तो उनके बारे में मैं सोच लूंगा, बस तुम मत सोचो। अब इसके आगे कुछ मत बोलना, मैं सोने जा रहा हूं। ओके। एक बात और, वो इस घर के मुखिया नहीं है, इस घर की मुखिया मेरी माँ है। ये कहकर गौरव करवट बदलकर लेट गया और सो गया। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन उनके घर कुछ मेहमान आए। बहू, मेहमानों के लिए चाय बना लो। जी मम्मी जी। अरे दूध तो है ही नहीं। मम्मी जी यहाँ आइए ना। क्या हुआ? दूध खत्म हो गया है, रिंकू से बोलिए ना पास वाली दुकान से ले आए। अरे रिंकू से कहने की क्या जरूरत है, मैं अभी इनसे बोलती हूँ। अजय, इधर आओ जल्दी। हाँ, क्या हुआ? जाओ दूध लेकर आओ। अरे आप पापा जी से क्यों कह रही हैं, मैं ही ले आती हूँ। अरे तुम क्यों लाओगी, इन्हें भी जरा हाथ पैर चलाने दो। जय शंकर जाता है और दूध लेकर आता है। प्रिया को किचन में दूध देकर वो जैसे ही बाहर आता है तो कामिनी चिल्लाकर उसे अपने पास बुलाती है। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। क्या हुआ? पानी पिलाओ इन लोगों को। अच्छा अच्छा। ये तुम्हारा नौकर है क्या? कह सकती हो, रिश्ते में तो पति लगता है लेकिन काम से तो नौकर ही है। क्या तुम भी कामिनी? प्रिया चाय लेकर आती है और ये सब सुन लेती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता लेकिन वो कंट्रोल करती है। फिर मेहमानों के जाने के बाद कामिनी से कहती है, मम्मी जी ये जो आप कर रही हैं ना ये बहुत गलत है। क्या गलत काम कर दिया मैंने बेटा? आप जैसे मुझसे इतना प्यार से बात कर रही हैं वैसे ही आपको पापा जी से भी ऐसे ही प्यार से बात करनी चाहिए, पर आपने तो उन्हें सबके सामने नौकर बना दिया। अरे वो तो मजाक था। पर क्या अपने पति का ऐसा मजाक बनाना और वो भी दूसरों के सामने सही है? मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ तो तुम सर पे चढ़ रही हो। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ, मुझे तो बस पापा जी के लिए बुरा लग रहा है इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारे सर पे अभी भी वही रात वाला भूत सवार है क्या? अरे पर अभी मम्मी जी ने। मैंने तुमको कल रात को ही बताया था ना कि इस घर की मुखिया मम्मी है, वो जो चाहे कर सकती हैं। और तुम बहू बनकर रहो, मदर टेरेसा बनने की कोशिश ना करो। ओके, जैसा आप लोगों को सही लगे। ये बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। मैं किसी के साथ ऐसा होता नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं मैं? तभी उसका फोन बजा। उसकी सहेली का फोन था। कैसी है मेरी बहन? मैं अच्छी हूं, पर तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बताऊं यार, मेरे ससुराल में ससुर की कोई इज्जत ही नहीं करता। मैंने इन लोगों को बहुत समझाया पर कोई समझता ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात, मैं तुझे एक प्लान बताती हूँ। बताना जल्दी से। प्रिया की सहेली उसे एक बेहतरीन प्लान बताती है जिस पर वो अगले दिन से ही अमल करना शुरू कर देती है। रिंकू यहाँ आओ। जी चाची। मेरा एक काम करोगी? जरूर चाची, बताइए। प्रिया उसे अपना प्लान समझाती है, जिसे सुनकर रिंकू प्रिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मधु, ये रिंकू कहाँ है? रुकिए अभी बुलाती हूँ। रिंकू, ए रिंकू यहाँ आओ, तुम्हें पापा बुला रहे हैं, उनकी बात सुनो। अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में सुनूंगा। अरे ये क्या बात हुई? ये बदतमीजी तुमने कहां से सीखी? चलो इधर आओ। रुको, मैं खुद इससे बात करता हूँ। क्या बात है बेटा, नाराज हो क्या मुझसे? पर रिंकू कोई जवाब नहीं देता। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ? गो पापा, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। पापा से ऐसे बात करते हैं? माफी मांगो। नहीं, रहने दो मधु, लगता है वो अभी परेशान है, मूड ठीक होगा तो सही हो जाएगा।
राहुल जो जयशंकर के साथ किया करता था, अब जब उसके साथ हुआ तो उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे अभी इसका रीजन समझ में नहीं आया था। मधु दीदी, आज कुछ खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, बाहर से ऑर्डर कर ले। बाहर से? लेकिन हाँ मम्मी, प्लीज बाहर से ऑर्डर करो ना। चलो ठीक है, सबसे पूछ लो कौन कौन क्या क्या खाएगा। पापा जी, आप क्या खाएंगे? अरे उनसे क्या पूछ रही हो, मैं बता रही हूँ ना, इनके लिए उड़द की दाल ऑर्डर कर लो। मेरे लिए चाउमीन। और जेठ जी के लिए? उनसे भी तो पूछ लो। अरे उनसे क्या पूछना है, कुछ भी ऑर्डर कर दो उनके लिए। तुझे शर्म नहीं आती अपने पापा के लिए ऐसे बोल रहा है? तो क्या हुआ? थप्पड़ पड़ जाएगा। अरे क्यों मेरे बच्चे को थप्पड़ मार रही हो, क्या हुआ? ये बहुत बदतमीज हो गया है। कह रहा है आपसे पूछने की क्या जरूरत है, कुछ भी ऑर्डर कर दो आपके लिए। बेटा, मैंने तुम्हारी एक बदतमीजी इग्नोर कर दी तो इसका मतलब तुम ये बार बार करोगे? बदतमीजी क्या पापा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप करते हो। आप भी तो अपने पापा से ऐसे ही बात करते हो, उनके लिए ऐसे ही बोलते हो। ये सुनकर सब लोग एक सेकंड के लिए सदमे में चले गए। प्रिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हाँ, वो बड़ों वाली बात है, तुझे बड़ों की नकल करने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं तो आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, तो जैसा आप करोगे वैसा ही मैं करूँगा। रिंकू की बातें सुनकर पहली बार राहुल को एहसास हुआ कि शायद वो अपने पिता के साथ गलत कर रहा था। वो कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इस दिन के बाद उसने अपने पिता से बदतमीजी करना छोड़ दिया। छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। देवर जी को पता होगा, उनसे पूछिए। गौरव, प्रिया कहाँ है? प्रिया घर में नहीं है, मुझे तो लगा वो किचन में है। मैं यहाँ हूँ। तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? कम से कम अपने पति को तो बताकर जाती। अरे इन्हें क्या बताना? ये क्या बोलने का तरीका है बहू? वो तुम्हारा पति है। पति है तो क्या पल्लू से बांध लूं? प्रिया, जबान संभाल कर बात करो। बाहर से थक कर आ रही हूँ, एक गिलास पानी नहीं पूछा और बकवास कर रहे हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पानी लेकर आना। ये बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और वो सब लोग उसका मुंह देखते रह गए। अरे ये इस तरह से तुझसे बात कैसे कर सकती है? लगता है बेचारी परेशान है, मैं उसके लिए एक गिलास पानी लेकर जाता हूँ। कामिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उधर गौरव जब कमरे में पहुंचता है तो प्रिया उससे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात समझी और इसमें मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपसे इस तरह से बात की, लेकिन ये जरूरी है। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो मुझे अपने पिता से मांगनी चाहिए कि मैं आज तक अपनी माँ के बहकावे में आकर उनकी बेइज्जती करता रहा। तुमने आकर मेरी आंखें खोल दी। घर के बाकी सदस्यों को पता नहीं था, लेकिन प्रिया गौरव को पहले ही सब कुछ समझा चुकी थी। ओ हेलो, जाओ किचन से जाकर ब्रेड लेकर आओ। अभी लाता हूँ। ओ हेलो, मेरे लिए चाय निकालो। अब निकालता हूँ। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और तू क्यों उसकी सुन रहा है? मैं तो बस आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। आप भी तो अपने पति से ऐसे ही बोलती हैं। और मैं अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, वो भी तो आपकी बात ऐसे ही मानते हैं ना मम्मी। कामिनी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो इसका जवाब क्या दे। हमारे माँ बाप ही तो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जैसे वो वैसे हम। ये लो कामिनी, ब्रेड जैम लगा दूं? आप बैठिए आराम से, मैं ले लूंगी। अब आई ना लाइन पर। कामिनी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो भी जयशंकर से तमीज से पेश आने लगी थी, लेकिन एक मधु थी जो अभी भी उनसे बदतमीजी करती थी। सबकी समझ में आ गया, लेकिन ये मधु दीदी के समझ में नहीं आया कि पापा से तमीज से पेश आना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए ना क्योंकि यह घर मेरे नाम है, तो मैं घर इनके नाम कर देती हूँ, सिंपल। नहीं नहीं, ऐसा करने से इज्जत कल भी पैसे की थी और आज भी पैसे की ही होगी। कुछ और करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, घर दीदी के नाम कर दीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? उससे क्या फायदा होगा? आप घबराइए मत, मैं आपको पूरा प्लान बताती हूँ। पूरा प्लान सुनने के बाद सब राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन कामिनी वो घर मधु के नाम पर कर देती है। बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये जिम्मेदारी और नहीं ले सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब ये घर जायदाद तेरे नाम कर दूं। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? ये फैसला हम सब ने सोच समझ कर लिया है। आज से इस घर की नई मालकिन तुम हो। मधु बहुत खुश होती है और घर के कागजात खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है,
लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। अगली सुबह, अरे आप लोग जल्दी बाहर आइए, आपके घर के बाहर जेसीबी खड़ी है। जेसीबी पर क्यों? क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि आपका ये घर इलीगल है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा और इसके मालिक को जेल होगी, वो भी उम्र कैद। इसके मालिक आप ही है ना? अरे नहीं नहीं, इस घर की मालकिन मेरी पत्नी है, मधु। अरे क्या चल रहा है यहाँ? ये अंकल हमारा घर तोड़ने आए हैं और मम्मी को जेल में डालने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जेल नहीं जा सकती, मुझे बचाइए ना आप लोग। अरे क्यों रो रही हो बहू? अरे आपसे क्या मतलब है, चुप रहो आप। हमारा घर टूटने वाला है और दीदी को जेल हो रही है। ले जाइए भाभी को। हाँ हाँ ले जाइए, बाद में देखते हैं क्या करना है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे होते ये नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे मेरे घर को नहीं तोड़ सकते। हम इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएंगे और अगर आपको किसी को जेल में डालना है तो मुझे डालिए, क्योंकि मैं इस घर का मुखिया हूं। ये सुनकर मधु हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान की वो इतनी बेइज्जती करती है आज वही उसके लिए खड़ा है। वो जयशंकर के पैरों में गिर पड़ती है और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, सब लोग आपको भला बुरा कहते थे तो मैं भी कहने लगी, और फिर पैसों के लालच में मैंने कभी आपको इज्जत दी ही नहीं, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। प्लीज ये घर टूटने से बचा लीजिए, अब बात पैसों की नहीं परिवार की है। मधु की माफी सुनकर सब लोग हंसने लगे। वह हैरान हो गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब सबने उसे बताया कि ये एक प्लान था, उसे ये समझाने के लिए कि अपने बड़ों की इज्जत करना जरूरी है। वही बुरे समय में हमारे काम आते हैं और वही घर के स्तंभ होते हैं। प्रिया ने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया था। अब सब लोग जयशंकर की इज्जत किया करते थे और उससे बहुत प्यार से बात भी करते थे।